हेलो दोस्तों। पिछले वीडियो में हमने देखा था कि कैसे थॉमस हॉब्स के द्वारा थॉमस हॉब्स के हाइपोथेसिस द्वारा क्रिएट किया गया एक स्टेट ऑफ नेचर से लोग निकल कर एक सॉवरेन स्टेट के बनने के लिए कांटेक्ट करते हैं। और ये जो कांटेक्ट होता है ये लोगों के बीच होता है। ठीक है। जो स्टेट है वो सेंटर है, स्टेट जो है वो थर्ड पर्सन है। ठीक है। तो जो कांटेक्ट हो रहा है वो दोनों पर्सन मतलब लोगों के बीच में हो रहा है। ठीक है। तो जो सॉवरेन स्टेट का निर्माण होगा, ठीक है, जो कांटेक्ट होगा वो सॉवरेन होगा। सॉवरेन मीन्स क्या होता है? सॉवरेन मतलब होता है कि जैसे मान लीजिए कोई एक कंट्री है, ठीक है, वो उसके ऊपर किसी का पावर नहीं है, वो खुद अपने लॉ क्रिएट कर सकती है। ठीक है। वहाँ का जो किंग है, रूलर है, वो सॉवरेन है। उसके ऊपर कोई प्रेशर नहीं है कि कोई दूसरा व्यक्ति कहेगा कि अगर आप ये लॉ बनाओ तो वो वही लॉ बनाएगा। नहीं, उसकी मर्जी है, वो कोई भी लॉ इम्प्लीमेंट कर सकता है स्टेट में। ठीक है। तो एक स्टेट सॉवरेन होना, एक रूलर का सॉवरेन होना मतलब पूरे तरीके से फ्री, किसी का भी रूल ना हो उसके ऊपर, इसी को हम सॉवरेन बोलते हैं। ठीक है। अब जब ब्रिटिश रूल था हमारे इंडिया में तो हमारा इंडिया जो था वो सॉवरेन नहीं था। उसके बाद इंडिपेंडेंस के बाद हमारी जो कंट्री है वो सॉवरेन हुई है। ठीक है, सॉवरेन कंट्री है। क्यों? क्योंकि इस टाइम पे पावर नहीं है हमारे ऊपर किसी का भी। ठीक है। हमारे एक प्राइम मिनिस्टर हैं, उनके ऊपर किसी का किसी भी तरीके का दबाव नहीं है। ठीक है। कोई उन्हें रूल एंड रेगुलेशन इम्प्लीमेंट करने के लिए कोई दबाव नहीं देता, वो अपने मर्जी से करते हैं। ठीक है। मतलब एक लॉ बना हुआ है स्टेट का, उसके अकॉर्डिंग वो इम्प्लीमेंट करते हैं। कोई अदर अथॉरिटी नहीं है उनके ऊपर पावर करने के लिए। ठीक है। तो इसी को सॉवरेन बोलते हैं। सॉवरेन मीन्स खुद में फ्री होना। ठीक है। तो इट इज़ द सुप्रीम पावर ऑफ स्टेट ओवर इट्स सब्जेक्ट्स एंड सिटीजन्स। तो सुप्रीम पावर ऑफ स्टेट, अब जो स्टेट है उसकी सुप्रीम पावर को सॉवरेनिटी कहते हैं। ठीक है। स्टेट के ऊपर और स्टेट और सिटीजन्स के ऊपर सुप्रीम पावर सबसे हाई, and a particular territory and the people living on that territory there can be only one sovereign, example state। ठीक है। कोई भी एक लिमिटेड कंट्री टेरिटरी जो होती है, किसी भी कंट्री की टेरिटरी गवर्नमेंट, ठीक है, तो इसी को सॉवरेन कहा जाता है। अब थॉमस हॉब्स के सॉवरेन का फीचर्स क्या है? तो पहला पॉइंट हमारा परमानेंट ट्रांसफ़र ऑफ पावर। जो पावर है लोगों का वो परमानेंट ट्रांसफ़र कर दिया गया है लोगों के द्वारा स्टेट को। कि हमने देखा था कि थॉमस हॉब्स का जो स्टेट ऑफ नेचर है वो काफ़ी एनार्किक है। काफ़ी एनार्की की सिचुएशन वहाँ पे क्रिएट हुई है। सब लोग लड़ रहे हैं। क्यों लड़ रहे हैं? पावर के लिए, सत्ता में आने के लिए। तो उस कंडीशन में लोगों के पास सिक्योरिटी ऑफ लाइफ नहीं है। सिक्योरिटी ऑफ लाइफ ना होने की वजह से लोग एक सोशल कॉन्ट्रैक्ट के माध्यम से एक सॉवरेन स्टेट का निर्माण करते हैं। ठीक है, क्रिएशन करते हैं। तो इसी केस में वो अपने सारे पावर स्टेट को सौंप देंगे। सिर्फ एक पावर उनके पास रह जाएगा जो है सेल्फ प्रिजर्वेशन का। अगर स्टेट किसी व्यक्ति की लाइफ को छीन रहा है, ठीक है, तो उस कंडीशन में उसके पास राइट है खुद को प्रिजर्व करके रखने का, खुद को प्रिजर्व करने का, खुद को बचाने का। तो यही है सेकंड पॉइंट, सॉवरेन कैन नॉट बी डिवाइडेड। सॉवरेन कैन नॉट बी डिवाइडेड, देयर इज़ ओनली वन सॉवरेन। अब जो सॉवरेन है मतलब कि जो पावर है वो डिवाइड नहीं होनी चाहिए। पावर जितनी कम रहेगी उतना अच्छा रहेगा। मतलब कि मान लीजिए कि मोनार्की में मतलब कुछ लोगों द्वारा शासन किया जाता है, मोनार्की हुआ, कोई भी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट हुई वो सॉवरेन होनी चाहिए। ठीक है। मोनार्की एग्जाम्पल पार्लियामेंट, ठीक है, या फिर कोई एक रूलर ही हुआ, किसी के भी द्वारा शासन किया जाए बट सॉवरेन होना चाहिए। और पावर जितना कम रहेगा उतना ही अच्छा होगा अकॉर्डिंग टू थॉमस हॉब्स। सॉवरेन हैज़ अल्टीमेट पावर टू मेक लॉज।
अब सॉवरेन, सिर्फ सॉवरेन के ही पास एक अल्टीमेट पावर है लॉज को क्रिएट करने के लिए। अब लॉज किसके लिए क्रिएट किए जाएंगे? स्टेट की जनता के लिए, सिटीजन्स के लिए लॉ क्रिएट किए जाएंगे ताकि कुछ गलत काम ना हो। ठीक है। अब स्टेट हॉब्स के स्टेट ऑफ नेचर में भाई सब लोग लड़ रहे थे, वहाँ पे कोई रूल एंड रेगुलेशन नहीं था, कोई किंग नहीं था, कोई शासन करने वाला नहीं था, कोई शासित होने वाला नहीं था। तो इन दिस केस भाई लोगों ने सॉवरेन का निर्माण किया। अब सॉवरेन का निर्माण किया तो वहाँ पे स्टेट जो सॉवरेन होगी, गवर्नमेंट होगी, वो लॉज तो बनाएगी सिटीजन्स के लिए। ठीक है। अब हॉब्स हैज़ established that the law made by state will be supreme, even the religious laws and church is also under the state। अब जैसे कि मैंने पहले बताया कि सॉवरेन है, किसी की पावर उसके ऊपर काम नहीं करेगी। ठीक है। तो अब चर्च भी जो है, मिडिवल टाइम में चर्च और जो गवर्नमेंट थी उन दोनों में काफ़ी टसल थी। ठीक है। बट मॉडर्न टाइम में चर्च की कोई अथॉरिटी नहीं है। ठीक है। किसी के ऊपर कोई किसी भी तरीके का दबाव नहीं है। जो स्टेट है वो सॉवरेन होगा। ठीक है। और जो रिलीजियस लॉज हैं वो भी स्टेट ही क्रिएट करेगा, चर्च नहीं करेगा। ओनली स्टेट विल हैव मोनोपोली ओवर द यूज़ ऑफ फोर्स। और सिर्फ स्टेट के पास फोर्स को यूज़ करने की मोनोपोली है। मोनोपोली मीन्स क्या होता है? मतलब कि मोनोपोली ये होता है, जैसे मान लीजिए गूगल है। ठीक है। अब गूगल की मोनोपोली है, कोई और मतलब एक ही गूगल है। ठीक है। और कोई गूगल के जैसे सॉफ्टवेयर ऐप वगैरह नहीं है। ठीक है। तो ये कोई किसी एक चीज़ का होना, ठीक है, उसी को मोनोपोली बोलते हैं। किसी एक के अंडर में वो चीज़ आना, किसी और के पास वो चीज़ ना होना। ठीक है। उसी को बोलते हैं मोनोपोली। नो अदर पर्सन इज़ अलाउड टू यूज़ फोर्स। और कोई भी पर्सन फोर्स अलाउ करने के लिए नहीं है। ठीक है। और इन दिस केस स्टेट के पास पावर है, अगर कोई सिटीजन्स उनके लॉ को नहीं मान रहा है तो वो पनिश भी कर सकती है। और ये पनिश करने का की जो पावर है वो किसी और के पास नहीं है, सिर्फ स्टेट के पास है, क्योंकि लोगों ने सिर्फ स्टेट को सॉवरेन बनाया है कॉन्ट्रैक्ट के द्वारा। ठीक है। तो कोई और कैसे फोर्स कर सकता है? ठीक है। अब हम बात करते हैं थॉमस हॉब्स के थ्योरी ऑफ लॉ की। थॉमस हॉब्स के थ्योरी ऑफ लॉ, उन्होंने 3 तरीके की थ्योरी ऑफ लॉ के बारे में बताया था। पहला है नेचुरल लॉ, जो कि उनके द्वारा हाइपोथेसिस के द्वारा क्रिएट किया गया स्टेट ऑफ नेचर में जो लोगों के पास नेचुरल राइट था। अब नेचुरल लॉज क्या होता है? नेचुरल लॉ वो लॉ होता है जो कि भगवान के द्वारा बनाया जाता है बट रिवील नहीं किया जाता, लोगों को बताया नहीं जाता, बट वो कहीं ना कहीं एग्जिस्टेंस में रहता है, वो कार्य करती रहती हैं। ठीक है। और उस नेचुरल लॉ को जानने के लिए, उस नेचुरल लॉ भगवान द्वारा रिवील नहीं किया गया, बट हम पहचानेंगे कैसे कि कौन सा लॉ नेचुरल लॉ है? अब नेचुरल लॉ को पहचानने के लिए गाइस हमारे पास ही रीज़न होना चाहिए। ठीक है। रीज़न का यूज़ करके ही हम नेचुरल लॉ को पहचान सकते हैं। अगेन मैं कहूँगी नेचुरल लॉ किसे कहते हैं? जो कि भगवान के द्वारा क्रिएट किया जाता है और वो काम करती रहती हैं बट हमें पता नहीं चलता, एग्जिस्टेंस में रहती हैं। ठीक है। भगवान के द्वारा वो हमें बताई नहीं जाती। जैसे कि मान लीजिए कस्टमरी लॉ जो है ये भी भगवान के द्वारा क्रिएट किया जाता है। तो क्रिएट किया जाता है तो ये ऐसे लॉ हैं जो कि भगवान क्रिएट करता है और हम सिटीजन्स को, मतलब कि लोगों को बता दिया जाता है किसी बाइबल के द्वारा, किसी कुरान के द्वारा, किसी गीता के द्वारा, किसी ऐसी धार्मिक पुस्तक के द्वारा। ठीक है। तो उन सब में जो बातें लिखी रहती हैं वो एक लॉज होती हैं। ठीक है। जो कि भगवान के द्वारा दिए जाते हैं और हम उन्हें पढ़ते हैं तो हमें उस लॉ के बारे में नॉलेज हो जाती है। तो आप यहीं से डिफरेंस क्रिएट कर सकते हैं नेचुरल लॉ और कस्टमरी लॉ में। ठीक है। नेचुरल लॉ के लिए रीज़न की ज़रूरत होती है और कस्टमरी लॉ के लिए कस्टमरी लॉ जो होता है वो हमें पता लग जाता है। अब पॉजिटिव लॉ क्या है?
पॉजिटिव लॉ ऐसे लॉ है जो स्टेट के द्वारा क्रिएट किए जाते हैं, ठीक है। जो भी स्टेट के द्वारा लॉ क्रिएट किए जाते हैं उन्हें हम पॉजिटिव लॉ बोलते हैं। ओके, हॉब्स बिलोंग्स टू द ट्रेडिशन ऑफ पॉजिटिव लॉ। अब जो हॉब्स हैं वो बिलोंग करते हैं पॉजिटिव लॉ से, ठीक है। पॉजिटिव लॉ के फेवर में वो रहते हैं, क्योंकि पॉजिटिव लॉ जो है वो स्टेट क्रिएट करता है और वो एक स्टेट, सॉवरेन स्टेट का निर्माण कॉन्ट्रैक्ट के बेसिस पे करते हैं, ठीक है। वो ऐसा अपने बुक लिवायथन में लिखते हैं। एंड अकॉर्डिंग टू हिम लॉ इज़ कमांड ऑफ सॉवरेन, ठीक है। अब जो कानून है, लॉ इज़ कमांड ऑफ सॉवरेन एंड एडवांटेज ऑफ पॉजिटिव लॉ। अब पॉजिटिव लॉज के एडवांटेज क्या है, आइए हम देखते हैं पॉजिटिव लॉ के एडवांटेज क्या होते हैं। सबसे पहले तो ये डिफाइनेट होते हैं, ठीक है। इट इज़ डिफाइनेट एंड स्टेट हैज़ पावर ऑफ इन्फोर्समेंट, और सिर्फ स्टेट के पास पावर होती है उस लॉ को इम्प्लीमेंट करने का, इन्फोर्समेंट में ले आने का, ठीक है। हॉब्स इज़ अ क्रिटिक ऑफ ट्रेडिशन ऑफ नेचुरल लॉ एंड सपोर्टर ऑफ पॉजिटिव लॉ। अब हमने बात की थी यहाँ पे कि नेचुरल लॉ क्या होता है। नेचुरल लॉ होता है रीज़न का यूज़ करना। अब क्या था कि लोगों के पास रीज़न तो होता नहीं था, ठीक है, तो वो यूज़ कहाँ से करेंगे, तो इसीलिए वो पॉजिटिव लॉ के फेवर में थे, ठीक है। पॉजिटिव लॉ मतलब भाई जो स्टेट लॉ क्रिएट करती है फॉर सिटीजन्स। अब हम थॉमस हॉब्स के थ्योरी ऑफ राइट के बारे में बात करेंगे। इन द स्टेट ऑफ नेचर मैन हैव ऑल राइट्स, ठीक है। अब स्टेट ऑफ नेचर में मैन के पास सारी राइट्स थी। मैन हैड एब्सोल्यूट राइट टू डू वॉट एवर ही वॉन्टेड, जो वो चाहता था वो कर सकता था, ठीक है, स्टेट ऑफ नेचर में। हाउएवर इन द स्टेट ऑफ नेचर नो बडी वॉज इन अपोजिशन टू इंजॉय राइट, और स्टेट ऑफ नेचर में कोई भी अपोजिशन में नहीं था लोगों के इंजॉय, लोगों के जो राइट थे उसे, उसके अपोजिशन में कोई भी नहीं था, ठीक है। लोग अपने राइट को एंजॉय कर सकते थे स्टेट ऑफ नेचर में। एंड इन द स्टेट ऑफ नेचर माइट वॉज राइट, ठीक है, शायद ही कुछ ठीक होता होगा, क्योंकि भाई वहाँ पे एनार्की थी, लोग लड़ते थे पावर के लिए, ठीक है, और उनकी लाइफ को खतरा था कि वो कब मर जाएंगे, कौन उन्हें मार देगा, किस टाइम, कब, कैसे, उन्हें कुछ नहीं पता था, ठीक है। Only those who have power could enjoy rights. Hence, he suggests that what man possesses in the state of nature, what not right but powers. अब स्टेट ऑफ नेचर में जिसके पास पावर होगी सिर्फ वही राइट एंजॉय कर सकता था, ठीक है। और एक सॉवरेन स्टेट में क्या होता है, लोगों के पास राइट होती है, ठीक है, तो वो राइट एंजॉय करते हैं। ऐसा ज़रूरी नहीं है कि जिसके पास पावर होगी सिर्फ वही राइट एंजॉय करेगा, बट स्टेट ऑफ नेचर में, थॉमस हॉब्स के स्टेट ऑफ नेचर में ऐसा था कि जिसके पास पावर थी सिर्फ वही राइट एंजॉय करता था, और जिसके पास पावर नहीं थी वो राइट एंजॉय नहीं कर पाता था, ठीक है। ही बिलोंग्स टू द थ्योरी ऑफ लीगल राइट, और वो थ्योरी लीगल राइट से बिलोंग करते थे। मैन कैन एंजॉय ओनली दोज राइट विच आर ग्रांटेड टू हिम बाय स्टेट, और मैन जो हैं वो सिर्फ वही राइट एंजॉय कर पाते थे जो कि स्टेट के द्वारा उन्हें दिया जाता है। अब थॉमस हॉब्स जो हैं वो थ्योरी ऑफ लॉ में, थ्योरी ऑफ राइट में एक राइट की बात करते हैं जो है राइट टू लाइफ, ठीक है। राइट टू लाइफ मतलब लोगों के पास अधिकार है उनके जीवन का। अगर स्टेट उनका जीवन छीनना चाह रही है किसी विदाउट कानून के, ठीक है, विदाउट प्रोसीजर इस्टेब्लिशमेंट बाय लॉ, ठीक है, अगर इसके बिना स्टेट किसी सिटीजन्स पे मतलब अटैक कर रही है, उसकी लाइफ छीन रही है, तो इस केस में लोगों के पास फुल राइट है अपने आप को प्रिजर्व करने के लिए, ठीक है, अपने आप को बचाने के लिए, संरक्षित करके रखने के लिए। तो जो थॉमस हॉब्स है वो राइट टू लाइफ की बात करते हैं, ठीक है। अब इन दिस केस स्टेट कैन नॉट डिप्राइव अ पर्सन फ्रॉम हिज राइट टू सेल्फ प्रिजर्वेशन इन एन आर्बिट्री मैनर, ओके। वही बात है कि बिना प्रोसीजर इस्टेब्लिशमेंट बाय लॉ के वो लोगों से उनका अधिकार नहीं छीन सकते। कौन? स्टेट, ठीक है।
अब हम बात करते हैं हॉब्स के थ्योरी ऑफ लिबर्टी की, कि जो हॉब्स हैं उन्होंने थ्योरी ऑफ लिबर्टी के बारे में क्या बोला। तो उन्होंने 2 डायमेंशन दी है कि थ्योरी ऑफ लिबर्टी जो होती है वो 2 तरीके की होती हैं, एक नेगेटिव लिबर्टी और एक पॉजिटिव लिबर्टी। नेगेटिव लिबर्टी वो लिबर्टी है जिसमें कि जो कि अब्सेंस ऑफ स्टेट में जो हमें आज़ादी मिलती है। ठीक है, अब इस अब्सेंस ऑफ स्टेट का क्या मतलब है? थॉमस हॉब्स का वही हाइपोथेसिस वाला स्टेट ऑफ नेचर, जिसमें कि लोगों के पास राइट थी। कैसी राइट थी? कि अपने आप को प्रिजर्व करके रखना चाहते थे, तो अगर इसके लिए उन्हें किसी को मारना भी पड़े तो वो मार सकते थे। ठीक है, यही है एब्सेंस ऑफ स्टेट में फ्रीडम लोगों की। और पॉजिटिव में क्या है? पॉजिटिव विच मीन्स फ्रीडम इन द प्रेजेंस ऑफ स्टेट। अब स्टेट होने के बाद जो हमें फ्रीडम मिलती है वो एक पॉजिटिव फ्रीडम होती है। ठीक है, पॉजिटिव फ्रीडम कैसे होती है? जैसे कोई और हमारे राइट का वायलेशन करेगा तो स्टेट उसे पनिश करेगी। ठीक है, और नेगेटिव लिबर्टी में क्या होता है कि लोग ही पनिश कर देते हैं। स्टेट वहाँ पे होती ही नहीं है कि स्टेट पनिश करेगी लोगों को, लोगों के वायलेशन, राइट के वायलेशन पर। तो इसीलिए यहाँ पे यही डिफरेंस है नेगेटिव और पॉजिटिव लिबर्टी में। क्या डिफरेंस है मैं एक बार और रिपीट कर देती हूँ। नेगेटिव लिबर्टी में स्टेट का अब्सेंस होता है, और स्टेट का अब्सेंस होता है इसीलिए मैन जो है वो खुद एक्शन ले लेता है दूसरे मैन के ऊपर। मतलब कि अगर उसे अपनी लाइफ को प्रिजर्व करके रखना है तो वो खुद अगर उसे मारना ही पड़े दूसरे व्यक्ति को तो मार सकता है। तो इसीलिए नेगेटिव लिबर्टी है, मारना किसी और को अच्छी बात नहीं होती। ठीक है, पॉजिटिव लिबर्टी में फ्रीडम, अच्छे वाले फ्रीडम होते हैं। ठीक है, जैसे फ्रीडम ऑफ एजुकेशन है, हमारे फ्रीडम टू एजुकेशन है, फ्रीडम ऑफ लाइफ, राइट टू लाइफ है। ठीक है, और काफ़ी सारे फ्रीडम्स हैं। तो ये जो होते हैं पॉजिटिव फ्रीडम्स होते हैं। अब उन्होंने एक कोटेशन दी, लिबर्टी इज़ वेयर लॉ इज़ साइलेंट। अब इस स्टेटमेंट में वही है कि लोग स्टेट ऑफ नेचर में कैसे रहते थे, उनको वो स्टेट ऑफ नेचर पसंद नहीं था, तो इसीलिए वो बाहर निकले, कॉन्ट्रैक्ट बनाया और एक सॉवरेन स्टेट का निर्माण किया, जिसमें कि उन्होंने अपने सारे राइट स्टेट को सौंप दिए। सिर्फ एक राइट टू लाइफ उनके पास रह गया था। ठीक है, तो यही है बेसिकली इस स्टेटमेंट में। ओके, थैंक यू फ्रेंड्स।